नमस्कार। बिहार पर हमारी इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम बिहार के बारे में कुछ अम, बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जी, हमारा लक्ष्य यही है कि इस चर्चा के बाद बिहार की जो भौगोलिक, प्रशासनिक और ऐतिहासिक रूपरेखा है, उसकी एक साफ समझ बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इस राज्य का नाम बिहार कैसे पड़ा? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसके लिए हमें 12वीं सदी में जाना होगा। अच्छा। उस समय ये जो पूरा क्षेत्र था, यहाँ बौद्ध विहारों की संख्या बहुत ज्यादा थी। विहार यानी जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे? जी, उनके मठ उनके रहने की जगह हैं। हाँ। तो इन्हीं विहार शब्द से धीरे धीरे बदलकर बिहार नाम बन गया। मतलब नाम में ही इसका इतना गहरा ऐतिहासिक संबंध छिपा है? एकदम। ये नाम ही इस क्षेत्र के बौद्ध धर्म के साथ गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो अब इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। नक्शे में अगर हम देखें तो बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में है। हाँ, और इसका आकार भी लगभग आयताकार जैसा है। नक्शे पर इसकी लंबाई चौड़ाई भी दी हुई है। पूर्व से पश्चिम है 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर। ये जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के नंबर होते हैं, ये थोड़े मुश्किल लगते हैं। हाँ, ये तकनीकी लगते हैं, पर इनका मतलब बस इतना है कि ग्लोब पर बिहार की सटीक लोकेशन क्या है। ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। ठीक है। अब बिहार के बनने की कहानी पर आते हैं। इसमें कई तारीखें बहुत जरूरी हैं, है ना? जी, बहुत जरूरी। सबसे पहली तारीख है 12 दिसंबर 1911। दिल्ली दरबार। हाँ, दिल्ली दरबार में बंगाल से अलग एक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। और फिर 22 मार्च 1912 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। बिल्कुल। और इसीलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। लेकिन तब तो इसमें उड़ीसा भी शामिल था। जी हाँ, वो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। तब बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग प्रांत बन गए। पर मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा और सबसे हाल का विभाजन है, वो है 15 नवंबर 2000 का। निश्चित रूप से ये तारीख आधुनिक बिहार के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब झारखंड बना। जी, बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया। और ये जानना जरूरी है कि बिहार का लगभग 46% भूभाग 46%? हाँ, 46% हिस्सा झारखंड में चला गया। इससे राज्य का भूगोल, उसके संसाधन, सब कुछ बहुत ज्यादा बदल गया। तो इसी से हम अगली बात पर आते हैं। हमने अभी 22 मार्च की तारीख की बात की। बिहार स्थापना दिवस। जी, अब कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इन आंकड़ों को अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। कैसे? देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से 2011 की जनगणना के अनुसार ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ओह, मतलब जगह कम है और लोग ज्यादा? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि यहाँ जनसंख्या का घनत्व कितना ज्यादा है। और इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए जो प्रशासनिक ढांचा है, वो भी काफी बड़ा होगा। हाँ, उसे कई स्तरों पर बांटा गया है। पूरा राज्य 9 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में बटा है। 9 प्रमंडल। और इन 9 प्रमंडलों के अंदर कुल 38 जिले हैं। 38 जिले? सबसे नया जिला कौन सा है? सबसे नया जिला है अरवल। अच्छा। और जिलों के नीचे भी व्यवस्था है। 101 अनुमंडल और फिर 534 प्रखंड या ब्लॉक। ये शासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का तरीका है। और शहरों के लिए नगर निगम? हाँ, 19 नगर निगम है, जिनमें 19वां यानी सबसे नया सहरसा है। अब बात करते हैं बिहार की विधायिका की, मतलब जहां से कानून बनते हैं। यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है। इसका क्या मतलब है? द्विसदनीय का मतलब है कि यहाँ 2 सदन है, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। जी। और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इनमें सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा में है 243 सीटें, विधान परिषद में 75। और केंद्र में मतलब संसद में बिहार से कितने लोग जाते हैं? लोकसभा के लिए बिहार से 40 सांसद चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए 16। इन सीटों में आरक्षण की व्यवस्था भी होगी? हाँ बिल्कुल। विधानसभा की 243 सीटों में से 40 सीटें आरक्षित हैं। 40? जी। 38 अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए। और लोकसभा में? लोकसभा के 40 में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है,
जैसे गोपालगंज, गया, सासाराम, ये सब आरक्षित सीटें हैं। चलिए अब बिहार की चौहद्दी यानी इसकी सीमाओं को देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर में तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नेपाल। जी, नेपाल। बिहार के 7 जिले जैसे पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, ये सब नेपाल से लगते हैं। और दक्षिण में झारखंड, जी। जिससे 8 जिलों की सीमा लगती है। पूरब में पश्चिम बंगाल। हाँ, पूरब में पश्चिम बंगाल है, जी। जिससे 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और आखिर में पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जी। जिससे रोहतास, बक्सर, सिवान जैसे 8 जिले जुड़े हुए इस हैं। नक्शे में एक और दिलचस्प बात दिख रही है, कुछ जिले 2-2 सीमाओं पर हैं। आपने सही पकड़ा। हाँ। जैसे पश्चिमी चंपारण को देखिए, जी। वो नेपाल से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी। और कटिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर, बिहार के राजकीय प्रतीक। हाँ, ये किसी भी राज्य की पहचान होते हैं। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, जो सीधे गौतम बुद्ध और ज्ञान से जुड़ा है। राजकीय भाषाएं 2 हैं, पहली हिंदी और दूसरी उर्दू। जी, और राजकीय वृक्ष है पीपल। पुष्प है गेंदा। ये सब तो ठीक है, लेकिन असली दिलचस्प बात राजकीय पशु और पक्षी में है। हाँ, क्योंकि इसमें 2013 में एक बदलाव हुआ था। बिल्कुल, 2013 में राजकीय पशु बैल को और राजकीय पक्षी गौरैया को अपनाया गया। इससे पहले क्या थे? इससे पहले राजकीय पशु रीछ था और पक्षी था फाख्ता। तो ये बदलाव क्यों किया गया होगा, बैल और गौरैया? शायद ये बदलाव कृषि और आम जीवन से जुड़े प्रतीकों को ज्यादा महत्व देने के लिए किया गया। बैल कृषि का प्रतीक है और गौरैया हमारे घरों के आसपास दिखती है। ये तो बहुत अच्छी सोच है। और बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार, इसे सत्यनारायण जी ने लिखा है। जी, और संगीत दिया है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा जैसी महान हस्तियों ने। इसे 2012 में मान्यता मिली। एक राज्य प्रार्थना गीत भी है। हाँ, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करें। ये प्रतीक और गीत, ये सब राज्य की संस्कृति और पहचान को दर्शाते हैं। अब हम उन 9 प्रमंडलों को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं जिनकी बात हमने पहले की थी। हाँ, ये समझना जरूरी है कि कौन सा जिला किस प्रमंडल में आता है। पूरी लिस्ट पढ़ने के बजाय इसे नक्शे से समझना शायद ज्यादा आसान होगा, है ना? बिल्कुल। प्रमंडल मतलब कई जिलों का एक समूह होता है, जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत में देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ऐसे कुल 6 जिले हैं। और पटना प्रमंडल में भी 6 जिले हैं, जिनमें राजधानी पटना, नालंदा और रोहतास शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर आप भागलपुर प्रमंडल को देखें तो वो सबसे छोटा है। उसमें सिर्फ 2 जिले हैं। जी, भागलपुर और बांका। तो इससे पता चलता है कि प्रमंडलों का आकार अलग अलग है। राजधानी पटना प्रमंडल में है और गया मगध प्रमंडल का हिस्सा है। तो ये व्यवस्था एक तरह से जिला और राजधानी के बीच एक और कड़ी का काम करती है। सही कहा। इससे विकास और योजनाओं का प्रबंधन बेहतर हो पाता है। तो ये था बिहार का एक संक्षिप्त लेकिन काफी गहरा परिचय। हमने इसके नामकरण से लेकर इसके भूगोल और प्रतीकों तक के बारे में जाना। जी, और ये जानकारी एक बहुत मजबूत आधार बनाती है। कैसे? अब जब कोई बिहार से जुड़ी कोई खबर पढ़ेगा या सुनेगा तो उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की प्रशासनिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान का एक संदर्भ पता होगा। चीजों को जोड़ना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि 2000 में बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड बना, जिससे 46% भूमि और कई खनिज संसाधन अलग हो गए। तो ये सोचने वाली बात है कि इस विभाजन ने पिछले 2 दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया होगा। जरूर, इस पर सोचना चाहिए। आज के इस सत्र में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।